ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों में टमाटर की बाजार मांग वर्ष भर रहती है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जिन किसान भाइयों ने टमाटर की नर्सरी डाली थी वो रोपाई योग्य तैयार है। तो जो किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर की खेती करना चाहते हैं वो कैसे करें टमाटर की रोपाई, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। टमाटर की खेती पॉली हाउस में किस प्रकार से की जाए और अधिक उत्पादन किस प्रकार से लिया जाए, इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि पॉली हाउस में खेती करने के क्या फ़ायदे हैं। इससे तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्राप्त होता है, उच्च उत्पादकता हमें प्राप्त होती है। बेमौसम में हम खेती कर सकते हैं, जब हमें मौसम नहीं है उस सीजन में भी हम खेती कर सकते हैं। और कीट रोग से भी बचाव होता है। पॉली हाउस में खेती करने से हमें कीट और रोग की समस्या भी कम आती है। पॉली हाउस में हमारी फसल के लिए हमारी कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती हैं, इसके लिए अर्का मेघाली, अर्का सुरभि ऑलराउंडर किस्में उपयुक्त रहती हैं। और किसान भाई जो भी बीज खरीदें अच्छी दुकान से उच्च गुणवत्ता का कंपनी का देख के ही बीज खरीदें, खुला हुआ पैकेट ना खरीदें। किसान भाइयों, उन्नतशील प्रजातियों का चयन करने के बाद अब बात आती है भूमि का चयन, खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन की। तो आप कैसे करें इन सब कार्यों को, आइए जानते हैं। तो किसान भाई इस तरह की जगह चुनाव करें जो अच्छी हो, कार्बनिक पदार्थों से युक्त हो, यहाँ पानी ना रुकता हो और बलुई दोमट मिट्टी हो, उस प्रकार की भूमि उपयुक्त रहती है। पीएच मान टमाटर की खेती के लिए 6 से 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी उपयुक्त रहती है। अब किसान भाई मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इसमें हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो भूमि के लिए हम पहले से अच्छे से जुताई कर लें ज़मीन की और हैरो कल्टीवेटर चला के भूमि को भुरभुरा बना लें। फिर उसके बाद हम जो भूमि तैयार करने के बाद उसमें खाद और उर्वरक के लिए FYM आता है, 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। तो हम अपना सड़ी हुई गोबर की खाद अपने भूमि में मिला दें। अगर किसान भाई के पास वर्मी कंपोस्ट खाद है तो 4 से 5 टन सड़ी अपने वर्मी कंपोस्ट की खाद भी अपने खेत में डाल सकते हैं, उसका प्रयोग करें। और नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहता है। तो इनको जब भूमि की तैयारी के समय अपनी खेत में मिला दें और फिर उसके बाद खेत में अपनी पौध की रोपाई करें। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है बेड की तैयारी और पौध रोपाई तकनीक की। तो आप कैसे करें बेड की तैयारी और पौध की रोपाई, आइए जानते हैं। तो इसकी किस प्रकार की बेड हम बनाएंगे अपने खेत में। तो इसके लिए हमारे करीब 1.5 मीटर चौड़ी और 2 बेड के बीच में करीब आधा मीटर के आसपास गैप रखना है, जिससे कि हमें खेत में आसानी से चलने की सुविधा हो। तो बेड तैयार करें तो किसान भाई आजकल ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छी सुविधा है। तो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का ज़मीनें बिछा दें बेड तैयार करते समय, जिससे कि हम उससे सिंचाई कर सकें। तो ड्रिप इरिगेशन से हम क्या पानी भी जो जितना आवश्यकता होती है उतना ही देते हैं, ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता है। तो किसान भाई अपने ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन से हम अपना फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं जो बाद में पौधों को ज़रूरत होती है। पहले बेसल डोज में फर्टिलाइज़र देते हैं और जब पौधों की मांग के अनुसार हम ड्रिप के सहायता से फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें 2 फायदे होते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी पौध ट्रे में तैयार की है तो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए 25 से 30 दिन की पौध उपयुक्त रहती है। तो पौध को तैयार करने के बाद ट्राइकोडर्मा विधि से दवा से उपचारित करें या कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर पौध की जड़ों को उसमें डुबोएं। फिर उसके बाद उसका खेत में ट्रांसप्लांटिंग करें। और जो हमारी पौध है उसको लगाने के लिए करीब कतार से कतार की दूरी करीब 1 मीटर और पौध से पौध की दूरी भी लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं। उसकी उतनी दूरी पर रख के हम अपने पौधे की रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को खरपतवार अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो जब हम रोपाई कर दें तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कुछ दिनों बाद उसमें हम देखते हैं कि खरपतवार की समस्या आ रही है। तो किसान भाई हाथों की सहायता से मजदूर लगाकर खरपतवार निकलवाएं। जब हमारी फसल करीब 30-35 दिन की हो जाए, थोड़ी बढ़ने लगे, तो इसकी स्टेकिंग करें। स्टेकिंग मतलब उसमें लकड़ी का सहारा दें, जिससे कि हमारे जो पौधा है सही प्रकार से बढ़ पाए। तो आजकल गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी देती है पॉली हाउस पे। तो किसान भाई अपने कृषि विज्ञान केंद्र या KVK हैं या अपने जो ADA वगैरह हैं, कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनसे मिलके इससे जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम पॉली हाउस का निर्माण करें और इसके लिए हमें गवर्नमेंट क्या अनुदान दे रही है। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है
जिसमें बात करें कार्प मछलियों के पालन की, तो इसे अगर सही तकनीक से किया जाए तो 1 हेक्टेयर तालाब से 5 से 6 टन तक उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन इस उत्पादन को लेने के लिए मछली बीज के संचयन से लेकर तालाब के प्रबंधन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो किस प्रकार से करें इनका पालन, इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। किसानों को हम लोग ये सलाह देंगे कि वो इस वक्त में रोहू, कतला, मृगल, कतला यहाँ पे भाकुर जिसको कहते हैं, भाकुर, कतला और नैन या मृगल, ये 3 प्रजातियां हैं जिनको डालना चाहिए और इनका एक निश्चित रेशियो अनुपात में ये डाली जाए। यानी अगर भाकुर है तो 30%, रोहू 40% और नैनी 30%। और ये तीनों जो हैं वो तालाब के पानी की अलग अलग सतह में भक्षण करती हैं। भाकुर या कतला ऊपर की सतह पे अपना भोजन ग्रहण करती है, रोहू बीच में और नैनी या मृगल वो में अपना भोजन ग्रहण करती है। तो उससे होता यह है कि तालाब में जितना भी प्राकृतिक भोजन उपलब्ध है वो पूरा की पूरा इन मछलियों के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो किसान भाई 6 तरह की मछलियों का पालन करना चाहते हैं, वह तालाब की ऊपरी सतह पर कतला, सिल्वर कॉर्प और मध्य सतह में रोहू, ग्रास कॉर्प और निचली सतह में नैन, कॉमन कॉर्प का पालन करें, जिसमें 30% कतला, 10% सिल्वर कॉर्प, 15% रोहू, 15% ग्रास कॉर्प, 15% नैन और 15% कॉमन कॉर्प का पालन मछली तालाब में करना चाहिए। इसी तरह से मछली पालन करने से किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। हमारा सलाह किसान भाइयों के लिए ये है कि एक तो सीधे न डाला जाए, उसको हम लोगों ने सलाह दी है, हम लोग अपनी योजनाओं में उसको करा रहे हैं कि तालाब के 10% एरिया पे नर्सरी बनाई जाए और नर्सरी में वो बीज का पहले जो छोटा बीज हैचरी से ला रहे हैं उसको संचय किया जाए और उसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। जैसे सब्जी की खेती वगैरह में भी अब जितने पौधे लग रहे हैं सब पहले नर्सरी में, उसके बाद में उसको मेन खेत में लगाया जाता है। ऐसे ही हम लोग भी सलाह दे रहे हैं कि पहले नर्सरी में मछली का बच्चा रखा जाए, उसको बड़ा कर लिया जाए और वो जब लगभग 100 मिलीमीटर साइज़ का या 4 इंच साइज़ का हो जाए और बहुत भली प्रकार से किसान भाई खुद उसको पहचान सकें कि इसमें भाकुर कौन सा है, रोहू कौन सा है और नैनी कौन सा है, तब उसको अपने तालाब में संचय कराएं। तालाब में संचय अगर वो 4 इंच साइज का है तो 15,000 अंगुलिकाएं अधिकतम 1 हेक्टेयर में संचय की जा सकती हैं। जो बीज हम चाहे नर्सरी के लिए ला रहे हैं, अगर हैचरी से लाएं तो उसको सीधे तालाब में न डाला जाए। उसको जो पैकेट्स आते हैं, एक पॉलीथीन पैक में पैक आता है, उसको पहले उन पैकेट्स को पानी में ऐसे ही डाल दिया जाए ताकि जहाँ से वो बीज आया या रास्ते में उसके टेम्परेचर का जो लेवल आया वो हमारे तालाब के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। अगर हम उसको 15 मिनट अपने तालाब में पैकेट को बगैर खोले भी डाल देते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद एक एक पैकेट को आराम से खोल के और थोड़ा थोड़ा उसमें तालाब का पानी ऐड करते जाएं और जब आधा पानी तालाब का आ जाए तब उसको तालाब में सारे बच्चे छोड़े जाएं ताकि उसकी जो पानी की गुणवत्ता है वो भी यकसां हो जाए तालाब की और वहाँ हैचरी के पानी की गुणवत्ता में अगर कुछ ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो कई बार एक शॉकिंग होके उनको नुकसान हो सकता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखनी होती हैं जब मछली का बच्चा हम संचय करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि सुबह करें या शाम करें तो हमारी सलाह ये है कि बहुत तेज़ धूप में न किया जाए मछली का बच्चा संचय। बस इससे बचा जाए या तो मॉर्निंग आवर्स में 11 बजे तक या शाम को 4 बजे से 3 बजे से, जब धूप का लेवल कम हो जाए। डिपेंड करता है कि अगर बादल हो रहे हैं तो फिर पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है मत्स्य बीज के प्राप्ति स्थान की। तो आप इसके बीज को किसी सरकारी या निजी हैचरियों से खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भी मछली बीज के उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बीज ले सकते हैं। जो हम बीज लाएंगे वो लगभग 25 मिलीमीटर साइज़ का यानी 1 इंच साइज़ का बीज होगा। अगर हम उस बीज को सीधे सीधे तालाब में डालना चाहते हैं तो हमें ये मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 60-70 हज़ार बीज डालें ताकि उसमें से 15,000 बच्चे एट द एंड बचे हुए निकल आएँ और 25-30% तक सर्वाइवल आ जाए। हमारी सलाह ये है और जो वैज्ञानिकों की सलाह है वो भी यही है कि अधिकतम 5 फीट पानी
और न्यूनतम 3-3.5 फीट पानी, इससे कम नहीं होना चाहिए। और 5 फीट से अधिक अगर हम पानी रखते हैं तो हमारा उसमें चारा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो पानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। 5 फीट काफ़ी है। और पानी के प्रबंधन की जो बात है, पानी के प्रबंधन में 2 चीज़ें देखनी है। एक तो पानी की गुणवत्ता है, उस पर हमारी सलाह है किसान भाइयों को कि अपने पानी की जांच, तालाब के पानी और मिट्टी की भी जांच कम से कम साल में एक बार ज़रूर करा लेनी चाहिए। उससे हम किसान भाइयों को इस सलाह देते हैं कि इसमें आपको कब क्या चीज़, कितने अवयव डालने हैं, कितना भोजन देना है बाहर से। अगर पीएच पानी का घट रहा है तो हम चूना डालेंगे तो कितना चूना डालेंगे। अगर हमारे यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स यानी जो हरित प्लवक हैं उनकी संख्या घट रही है तो हम इनऑर्गेनिक जो खाद है, यूरिया है और सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटाश है, इसकी कितनी मात्रा हम डालें, ये हम उस पानी को टेस्ट करके बता सकते हैं। और अगर उसमें हरित प्लवक बहुत ज़्यादा हैं तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम कितना गोबर डालेंगे, ये सब चीज़ें हम डालेंगे। लेकिन 5 फीट पानी अधिकतम और 3.5 फीट न्यूनतम, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं को उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिंचाई और पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुलने के बाद ही करें। बाजरा में मृदु रोमिल आश्रिता के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए जिनेब 2.5 किलोग्राम या मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 50 WP की आधा ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। सफेद लट की रोकथाम के लिए वर्षा आने से पहले इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में बुरकाव करें और वर्षा नहीं आने पर सिंचाई करें। तिल की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जिनेब की 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। मूंग की फसल में जालीनुमा झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 50% की 0.1% मात्रा का छिड़काव करें। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 WG की 0.3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों पर डाईबैक के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 0.3% मात्रा का छिड़काव करें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि की सीधी वर्षा से बचाव करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सूखा रखें। रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाएं। पशु के नाक में पानी आना, बुखार इत्यादि होने पर निकट के पशु चिकित्सक से तुरंत इलाज करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव करणपुर, जिला श्रीगंगानगर के दुर्गा प्रसाद ने। आपने मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार खिलाने के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो अभी हम बात करेंगे, अभी बरसात के मौसम रहे हैं
तो इस मौसम में क्या होता है, मधुमक्खी को खान पान का बहुत कमियां हो जाती है। तो अगर खान पान का कमियां हो जाती है तो किसान भाइयों आपको इसका देखभाल करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी घोल के शुगर सिरप बनाइए। उसमें आप और एक चीज मिला सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 1 टैबलेट, सिर्फ 1 ही टैबलेट मिलाना है आपको। तो उससे क्या होता है, मधुमक्खी को ताकत मिलती है, और ताकत मिलेगी तो स्वाभाविक बात है आपकी जो मधु है उसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और है कि आप जो मधुमक्खी के पालन करते हैं उस एरिया के आसपास में सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी फूल लगा सकते हैं, या मकाई का भी फूल लगा सकते हैं, या फिर कुछ अलग जो फूल आते हैं गेंदा वगैरह वो सब आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको नेक्टर मिलते रहेगी और उसको खान पान में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे बात को अमल कीजिएगा तो आप अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।